हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ओके, तो इस पूरे लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं जो भी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओके, तो उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं और जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है हमारे इंडिया में तो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले वर्ड इसको समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर अ प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ओके, जैसे कि जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है एग्रीकल्चर से, ठीक है, हमारा प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिलता है, हम जैसे शुगर केन मिलता है, फिर हम उसे प्रोसेस करके उसे हम शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ओके, एक रॉ मटेरियल से हमने एक वैल्यूएबल चीज़ बना दी तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि अगर आप देखें जो पेपर को मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम वुड, ठीक है, वुड को एज अ रॉ मटेरियल लिया जाता है, देन वी कन्वर्ट इट इनटू पेपर। एंड अगर आप देखें ऐसे शुगर की बात मैंने करी थी, शुगर फ्रॉम शुगर केन, एंड आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बैक्साइड। ओके, तो ये ओर से कन्वर्ट करके हम उसे एक वैल्यूएबल चीज़ में बना दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ये आपकी जो है सेकेंडरी एक्टिविटी है। ओके, अगर हम बात करें जो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। इससे पहले हमारा आता है प्राइमरी एक्टिविटी, देन हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी, देन हमारा टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल होता है। ओके, उसको हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल में, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर वगैरह उसका प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं। अगर आप बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी इनटू अ फिनिश्ड गुड। ओके, इसे हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी को इनटू फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उसी को हम कह रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं आगे। अब जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, आखिर मतलब मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, आखिर हमें क्यों मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ रही है? अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ अ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ अ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, अगर देखें आप चाइना और इंडिया की बात करें, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ चाइना आज हमसे आगे क्यों है। ठीक है, अगर हम अपनी आबादी की बात करें तो हमारे पास भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अगर हम उन्हें कम्पीट करना चाहें, और हमारे यहाँ जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है, तो हम उसे और अच्छा भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ है कि हम लोगों ने काम तो बहुत अच्छा करा, प्राइमरी सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ। ओके, बट कहीं ना कहीं फिर हमने सीधा जंप कर दिया टर्शरी सेक्टर पे, और जो सेकेंडरी सेक्टर था हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्शन है। सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, तो इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। बट चाइना ने क्या करा, उन्होंने इन तीनों सेक्टर का डेवलपमेंट करा। उन्होंने प्राइमरी पे ही फोकस किया, साथ साथ उन्होंने सेकेंडरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग पे। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग में जब उन्होंने फोकस करा तो उससे हुआ क्या, उनका जो प्रोडक्ट था वो वर्ल्ड वाइड बिकने लगे। ओके, वर्ल्ड वाइड उनकी मार्केट बन गई, तो वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए। और हम लोग अभी कहीं ना कहीं हमने इस सेक्टर को नेग्लेक्ट करा, तो इस वजह से हम लोग अभी भी थोड़ा पीछे चल रहे हैं उनसे। तो यही प्रॉब्लम है, तो इसे भी हमें कहीं ना कहीं फोकस लेके चलना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर कही गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इसे एज अ बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ट्रीट किया जाता है इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर इस सेक्टर का अगर हम डेवलपमेंट करें तो हमारा जो रॉ मटेरियल निकल के आता है एग्रीकल्चर से, तो उसके भी एक डिमांड बनेगी, उसके लिए भी एक मार्केट बनेगी। ओके, और फिर जैसे मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होता है तो उससे क्या होता है, इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो और सेटअप होंगी। ओके, और ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र वगैरह भी बना दी होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो जाएगा, ऐसे एग्रीकल्चर भी आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ फर्टिलाइज़र वगैरह, इरिगेशन वगैरह के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगी। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी, सबसे जो बेरोज़गारी है, पोवर्टी, वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी। क्योंकि अभी देखें तो अभी लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, उसमें आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने के लिए मिल जाती है। मतलब ज़रूरत है सिर्फ 5 लोगों की किसी लैंड पर और उसमें लगे हैं 10 लोग, तो ये क्या है, ये डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी इरेडिकेट होगा जब इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो इसमें आपका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, प्योरिटी भी कम होगी हमारे देश की।
एक्सपेंड एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड। ओके, कहीं ना कहीं ये आपको एक और रास्ता खोलता है जो एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड के लिए भी, मतलब अगर हम अच्छे तरीके पे बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे जैसे चाइना कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। अब होगा क्या, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलता है तो इससे होगा क्या, जो भी हमारे बैकवर्ड एरिया है, अगर आप गांव वाले इलाकों में जाते हैं, ओके है ना, तो वहाँ पर अगर जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर होगा क्या, वहाँ पर ये एक मतलब कि अगर मैंने एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो वहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और जब एक कंपनी कहीं जा कर के सेटअप होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब बढ़िया हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक जो हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल है किस पे, एग्रीकल्चर इनकम पे। अभी अगर आप देखें गाँव वाले इलाकों में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मतलब एग्रीकल्चर में इंडल्ज होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं गांव वाले इलाकों में तो क्या होगा, ये जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगी, उससे कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे वो कम होगी। ओके, साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन होगा। ओके, जितने ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हमारा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक इंडस्ट्री से दो इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि जैसे अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर का ग्रोथ होता है तो जाहिर सी बात है इसमें जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाएगा। ओके, और अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़, अगर इंडस्ट्रीज सेटअप होती है तो इंडस्ट्रीज़ क्या प्रोवाइड कराती है इन्हें, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इरिगेशन पंप्स वगैरह हो गया, फर्टिलाइज़र वगैरह हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, एंड पीवीसी पाइप्स हो गए, मशीन हो गया, टूल्स हो गए। ये सब कहाँ बनते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही बनते हैं, बट ये किसके लिए बन रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। दे डिपेंड ऑन द लेटर ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरीगेशन पंप्स। वही बात जो मैंने आपको बताई, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, इंडस्ट्रीज़ उनको इरीगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. Okay, कहीं ना कहीं देखें तो ये जो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है एग्रीकल्चर में, उसे भी कहीं ना कहीं बहुत एफिशिएंट बनाएगा। In the present day world of globalization, our industry needs to be a more efficient and competitive. अगर आज का दौर देखें तो एक पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है। ओके, हम इजीली कहीं पर भी चले जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी कहीं कहीं इजीली चला जाता है दूसरी कंट्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं अगर हमें compete करना है दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के साथ, तो जैसे चाइना जैसी कंट्री है तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट को इतना मिनिमाइज़ कर देता है कि अगली कंट्री का जो प्रोडक्ट है ना वो उसके सामने खड़ा ही नहीं हो पाता। तो यही चीज़ है, हमें अपने प्रोडक्ट को इतना एफिशिएंट बनाना है ना, और इतना कॉम्पिटिटिव बनाना है ताकि वो ग्लोबलाइज और कंट्री के साथ मतलब कि कंपटीशन कर सके। ओके, तो ऐसा हमें बनाना है। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। ओके, अगर हम सोचें कि हम इंडस्ट्रीज से सिर्फ अपनी जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसी पूरा कर सके, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, वो इनफ नहीं होगा, हमें एक्सपोर्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा। अवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। वही बात करी गई है कि अपने प्रोडक्ट की हमें क्वालिटी को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करें तो वहाँ पर वो हमारा प्रोडक्ट कम्पीट कर सके। फैक्टर इफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। ओके, अब देखिए जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन वहाँ पर जाकर इंडस्ट्री लगती है, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर इंडस्ट्री सेटअप होती है। ओके, जैसे अगर आप मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, ये चेन्नई वाले रीज़न हो गए, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप हो रही हैं, कुछ रीजन्स हैं, और वो रीज़न क्या है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन आ रहा कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, वाटर, मार्केट। ओके, तो इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है। कोई कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर सेटअप हो रही है, मुंबई में जाकर सेटअप हो रही है, तो कहीं ना कहीं रीज़न ये रहा होगा कि रॉ मटेरियल उसे इजीली अवेलेबल हो जा रहा है। ओके, लेबर भी इजीली मिल जा रहा है, कैपिटल भी लग जा रहा है। ओके, एंड जो पावर वगैरह है, वाटर वगैरह है ना, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत बढ़िया है, मार्केट एक बहुत अच्छा मिल जा रहा है मुंबई में। तो ये सब रीज़न होते हैं कहीं ना कहीं फैक्ट्री को खींचते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। अगर आप देखें, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोज।
अगर आप देखें तो कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगती हैं, एक करके, दो करके, तीन चार हो गई, तो वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे लोग आकर के रहने लगते हैं, ठीक है, रहने लगते हैं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो जाता है, वो सिटीज़ वगैरह बन जाती हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप हो जाती है। ओके, तो वही बात यहाँ पर कही गई है, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होगी, मतलब इंडस्ट्रीज लगने लगती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो अर्बनाइजेशन उसे फॉलो करता हुआ आ जाता है, ठीक है, अर्बनाइजेशन भी वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर भी शहरीकरण हो जाता है, लोग आकर रहने लगते हैं, सिटीज़ वगैरह बन जाती हैं। ओके गाइज, आज का जो लेसन है ये बहुत लंबा हो गया, 10 मिनट का हो चुका है, अब इसे हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक हम ये जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिएगा।